नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के आपके यहाँ पर 50 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। और इन 50 क्वेश्चनों में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी होंगे और कुछ आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको भी 2024 बोर्ड एग्जाम देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। पूरा किताब से हमने यहाँ पर लिया है और जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पता है 1 नंबर के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम लोग कराएंगे जो कि आपको लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसमें देख सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि वैद्युतशीलता जो होता है आपका एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो वैद्युतशीलता का ऐसा मात्रक आपको बताना है जिसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यहां पर है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, यहाँ पर मात्रक कर लीजिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। क्योंकि अगर सूत्र की बात करें तो E बराबर होता है F अपॉन क्यू, इस प्रकार से होता है। तो F मतलब बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, और प्रति कूलाम यानी आवेश। तो ये आपका E बराबर F अपॉन क्यू से यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 है इस पे कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जूल प्रति कूलाम। कौन सा? जूल प्रति कूलाम। ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही है। तो कर लीजिएगा आप लोग। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन कहता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, बताइए विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड यहाँ पर वोल्ट मीटर। ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। तो इसलिए आपका पहला सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देख सकते हैं, कहा गया है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपके सामने इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र क्या होता है? या तो गतिशील आवेश जो उत्पन्न करता है, या धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाला क्षेत्र क्या होता है? तो होता है आपका केवल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर मान लीजिए, देखिए कोई एक चालक तार है। ठीक है ना। कोई एक चालक तार है आपके पास और इसमें आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये आपका गतिशील चालक है। ठीक है ना। इसमें आवेश जो है उत्पन्न हो रहा है। अब इसके जो चारों ओर एरिया की बात करो तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? इसमें केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ पर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि सेकंड विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं और इसमें कहा गया है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि माइनस का। तो अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इस प्रकार से अंडर रूट के अंदर। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा? तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो मान होता है वो प्रकाश की चाल c के बराबर होता है और c आपका यहाँ पर आपको पता है 3 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है, जिसमें से आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर आपको कर लेना है 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड आपको करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें आपका ये ऑप्शन गलत है, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक LCR परिपथ की प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। ठीक है। LCR परिपथ को आप लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। तो कह रहा है कि अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका कलांतर आपका क्या होता है? यहाँ पर 0 होता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, एक न्यूमेरिकल टाइप का है। तो क्वेश्चन को समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर कितना है यहाँ पर? यानी कि प्रतिरोध 1000 ओम का दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है यहाँ पर आपके पास XL यानी कि जो कुंडली का प्रेरकत्व है, ये दिया गया है 3202। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको हेनरी लिखेंगे। ठीक है ना, हेनरी में होता है मात्रक। और XC आपका यहाँ पर दिया गया है 200
मतलब 200 यहाँ पर दिया गया फैरेड में, और यहाँ पर कह रहा है कि ये श्रेणी क्रम में तीनों जुड़े हैं, ठीक है ना, मतलब LCR परिपथ आप पढ़े होंगे। तो आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कालांतर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, कितना 45 अंश, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने देखिए आ रहा है फिर से क्वेश्चन, 1/√μ0 का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है याद कर लीजिए आप लोग, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इस प्रकाश की चाल के बराबर होता है, मैंने बताया। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसका मात्रक भी आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बताइए। तो ये होती है अनुप्रस्थ। कैसी होती है, अनुप्रस्थ, ऑप्शन फर्स्ट इसमें आपका सही है, ठीक है ना। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है, कह रहा है कि 1 AMU यानी कि इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। तो यहाँ पर होती है 931 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है बताइए। तो कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। सेकंड विकल्प आप इसमें कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। यार जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र बताना, जो कि होता है आपका यहाँ पर h या v भी बोल सकते हैं, जो कि आवृत्ति होती है, ठीक है ना, अपॉन c², ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर कर लीजिएगा। और अगर पूछे आपसे कोई कि भैया h क्या है, तो h आपका प्लांक नियतांक होता है, जिसका मान कितना होता है 6.6 × 10 की पावर यहाँ पर -34, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वैल्यू रहती है, कभी कभी न्यूमेरिकल में रखने के लिए आपको कम पड़ेगा, तो कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका v है या न्यू बोले तो ये फोटॉन की आवृत्ति है, और c आपकी प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो भी है तथा निरोधी विभव जो आपका यहाँ पर वोल्टेज भी है, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें आप इसे न्यू बोल सकते हैं, या आप लोग स्मॉल भी बोल दीजिए, आवृत्ति के लिए है, जो कि मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी है ये आपका विभव के लिए है। तो निरोधी विभव के बीच जो खींचा गया ग्राफ होता है, इसकी ढलान कितनी होती है, तो आपको यहाँ पर बताना है, जिसमें आपका सेकेंड ऑप्शन आप कर लीजिएगा h/e। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। तो किस पर नहीं निर्भर करती, तो आवेश कर लीजिएगा यहाँ पर आप लोग। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आवेश आपका सही होगा, दूसरा विकल्प, ठीक है ना। द्रव्यमान है, वेग है, संवेग है, तो यहाँ पर हमारा ओनली सही हो जाएगा क्या, आवेश, ठीक है। तो आवेश आप लोग कर लीजिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन, कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है बताइए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है ना। यानी कि आप लोग यहाँ पर तीसरा विकल्प कर लीजिए, एल्यूमिनियम। तो आपका यहाँ पर 17 क्वेश्चन कंप्लीट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवण कोण P तथा क्रांति कोण C में संबंध व्यक्त करता है या व्यक्त होता है। तो ये होता है tan P = cosec C के बराबर। क्या होता है, ध्रुवण कोण P तथा क्रांति कोण C में संबंध होता है tan P = cosec C के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। और यहाँ पर बताना है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिसमें न्यूमेरिकल टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आप कर लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका टेस्ला होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर आप कर लीजिए 2 × 10⁻⁸ टेस्ला, ठीक है ना, माइनस लगा है इसमें, तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका सेकेंड विकल्प से ही इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। तो याद कर लीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है ना। और आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कर लीजिएगा, तीसरा विकल्प आपका सही है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो भैया यहाँ पर गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, बीटा किरणें। तो यहाँ पर बीटा किरणें कर लीजिएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। चौथा विकल्प आपका इसमें राइट होगा। अगला देखिए,
विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो भैया किसके द्वारा? त्वरित आवेश के द्वारा। किसके द्वारा? त्वरित आवेश, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग, तो यहाँ पर हो जाएगा गामा तरंग, यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है ना। दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है कि जब कोई तरंग, ठीक है ना, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या नहीं परिवर्तित होता? तरंग की आवृत्ति, तरंग का तरंग दैर्घ्य या तरंग का वेग, या आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है तरंग के आयाम। तो यहाँ पर तरंग की आवृत्ति जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी वो हमेशा अपरिवर्तित रहती है, मतलब नहीं चेंज होती। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा बताइए? तो वो आपका होता है यहाँ पर 2×10⁻⁸ टेस्ला, ठीक है। अभी जस्ट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ई, यानी कि आपका यहाँ पर वोल्टेज समीकरण दिया गया है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के लिए आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि है ई बराबर 100 कॉस, इसको बोल सकते हैं ई नॉट की वैल्यू, है ना। ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है ई नॉट कॉस ओमेगा पाई टी, ऐसे करके, है ना, जैसे हमने धारा के लिए देखा था वैसे ही। तो यहाँ पर आपका ये समीकरण पूरा दिया गया है। अब कह रहे हैं कि निरूपित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? तो यहाँ पर कर लीजिए 4, है ना। कितना अपवर्तनांक हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर 27 नंबर। कहा गया है कि चालन एवं संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में अंतर को क्या कहते हैं? तो ये होता है चालकों में न्यूनतम, ठीक है ना। चालन एवं संयोजी बैंडों की जो ऊर्जाएं होती हैं इनका अंतर कितना होता है? तो ये चालकों में न्यूनतम होता है, याद कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सही कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण क्या होता है, या वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हमेशा याद कर लीजिएगा जो अर्धचालक होते हैं उसमें जो वैद्युत चालन होता है वो कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है तो यहाँ पर विद्युत रोधी होता है, तो चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने है 30 नंबर। इसमें कहा गया कि अर्धचालकों व चालकों की चालकता कितनी होती है? तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए, ताप बढ़ाने पर चालकों में बढ़ती है व चालकों में क्या होती है? घटती है। तो इसलिए तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आप बाकी के इन्हें पढ़ सकते हैं। राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, उसका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से 30 क्वेश्चन 31 हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे, ठीक है ना। अति लघुत्तरीय प्रश्न, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्योरी वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में, ठीक है ना, नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय होता है? चलिए इसका देखिए यहाँ पर। तो नाभिकीय श्रृंखला विखंडन में बात करें तो श्रृंखला अभिक्रिया चालू रखने के लिए विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान सदैव एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए और इस निश्चित द्रव्यमान को ही बोलते हैं क्रांतिक द्रव्यमान। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार का परिणाम है, ठीक है ना, किस क्रिया का परिणाम है? तो आप बताइए यहाँ पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का होती है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है हल्के नाभिकों के संलयन का परिणाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला क्रिया क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? नाभिकीय विखंडन और संलयन आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसकी थ्योरी को आप पढ़िएगा कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, किस पर? मान लीजिए कोई आपका यूरेनियम धातु है, उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की बमबारी इसके नाभिक में कराएंगे, ठीक है ना। नाभिक में पता है आपको कि न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो उसमें जब आप बमबारी कराते हैं तो प्रत्येक यूरेनियम जो इसमें जा रहा है, टकरा रहा है, वो क्या करता है, नाभिक जो है 2 समान खंडों में विखंडित हो जाता है, मतलब टूट जाता है,
ठीक है ना। विखंडित होना मतलब टूट जाना। तो जब वो टूट जाता है तथा इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा व 2 या 3 भी बोल सकते हैं नए नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। जब मतलब जो टूटते हैं उनसे टूटने के बाद और भी काफ़ी सारे न्यूट्रॉन निकलने लगते हैं, ठीक है ना, उसी से टूट के। तो जब ये निकलते हैं देखिए इसमें क्या होता है, जब टूट जाते हैं तो यहाँ से ये न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अन्य यूरेनियम नाभिकों को भी इसी प्रकार विखंडित कर सकते हैं और इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की क्रिया श्रृंखला बन जाती है जो एक बार चालू होने पर स्वतः चलती रहती है जब तक कि समस्त यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता और इस प्रक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही ईजी है। देखिए मान लीजिए कोई आपके पास एक यूरेनियम धातु है, ठीक है, इसके नाभिक में जो भी आपके न्यूट्रॉन होंगे जब इस पर यहाँ पर यूरेनियम से बमबारी इसमें कराते हैं तो जो ये टुकड़े इसमें होंगे मतलब ये टकराते हैं तो ये एक टुकड़ा मान लीजिए तो आपका ये टूट के कितने 3 से 4 टुकड़ों में ऐसे बिखर जाता है, ठीक है ना। जब वही बिखरते रहते हैं तो काफ़ी सारे बन जाते हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे बन गए वो, और जो वो तब तक वो क्रिया चलती रहती है जब तक कि पूर्णतः जो हमारा यूरेनियम है वो समाप्त नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई से व्यक्त करते हैं, जो कि होता है यहाँ पर ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, जो कि क्यू नॉट आपका क्या है, परीक्षण आवेश है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, मैंने आपको बताया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश यहाँ पर दिया गया ई इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K का वोल्ट मीटर तथा यहाँ पर कह रहा है इसका क्षेत्रफल A बराबर 8 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए। तो भैया आपको पता है जब इसका हम लोग गुणा कराएंगे ये फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स के, E बराबर होता है यहाँ पर आपका E इंटू ए, वैद्युत फ्लक्स का आपका जो फाई E होता है, ठीक है ना, फाई ई वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई इंटू ए। तो अब यहाँ पर ई का वैल्यू है और ये ए का वैल्यू है, दोनों को क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो आपको पता है जो यहाँ पर 8J दिया गया है तो 8J से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, बाकी के सारे टर्म शून्य हो जाएंगे, तो यहाँ पर 24 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता की परिभाषा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। इसे बोलते हैं C बराबर Q अपॉन V, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इसका ये सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर है कि किसी बंद वक्र के परितः यानी कि उसके चारों ओर, कोई बंद वक्र है उसके चारों ओर, ठीक है ना, तो उसके चारों ओर यानी पड़ता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल जिसे बोलते हैं इंटीग्रल। तो यहाँ पर जो रेखीय समाकलन होता है इस प्रकार से रेखीय समाकलन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का जो हमारी विद्युत धारा I है उसका म्यू नॉट गुना होता है, और यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, आपका निर्वात का निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। तो यहाँ पर इसका सूत्र बनेगा, देख सकते हैं V इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, ठीक है ना। जैसे कि I का कितना है, म्यू नॉट गुना है, शुरू में यहाँ पर आप बताया गया है, इसमें देख सकते हैं। तो ये होता है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर बताइए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इसमें देख लीजिए आप लोग। देखिए ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें आपका सोना हो गया, चांदी, हीरा, नमक, जल, वायु आदि, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय हैं। अब अगर बात करें हम लोग अनुचुंबकीय की, तो देखिए ऐसे पदार्थ जो प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित तो होते हैं और अनुचुंबकीय इन्हें कहा जाता है। जैसे कि एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम कापर और क्लोराइड ऑक्सीजन, ये सभी क्या हैं, अनुचुंबकीय हैं। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज का नियम बताइए। लेंज का नियम क्या होता है, चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पर है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है लेंज का नियम। मैंने आपको कई बार यह नियम बताया है कि मान लीजिए जो इसको उत्पन्न करेगा वह उसी का जस्ट विरोध करने लगे, ठीक है ना, उसी के अपोजिट जाने लगे, उसको बोलते हैं लेंज का नियम। ठीक है, तो आप यहां पर इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं बताइए। प्रेरण को आप बताना है या स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। देखिए, तो स्वप्रेरण किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में, अब यहां पर स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में यही फर्क होता है। स्वप्रेरण में एक ही कुंडली होती है, ठीक ना, एक ही कुंडली होती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण की अगर बात करें तो उसमें अगली कुंडली काम में आते हैं। अन्योन्य मतलब दूसरी, है ना। तो यहां पर आप देख लीजिए, उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं और इसका स्वप्रेरण गुणांक का विमेय सूत्र भी देख सकते हैं आप लोग। बाकी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, एक्स किरणों के दो प्रमुख गुण और उपयोग। तो भैया एक्स किरणों के यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गुण कौन कौन से हैं। पहला तो एक्स किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं या हैं। अगला है ये अदृश्य होती हैं। नेक्स्ट है इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, अगला देख सकते हैं नंबर 4, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। आप यहां पर 2 की जगह पर 4 हैं, कोई भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, यहां पर अब आपको उपयोग बताना है। ठीक है, तो उपयोग के लिए आप लोग इनको बुक में पढ़ सकते हैं, बाकी यहां पर गुण तो आप कर ही लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, तो इनको पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है बताइए। तो भैया यहाँ पर लेंस की क्षमता बताना है। देखिए, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, तो इसका मात्रक होता है डायप्टर, यानी कि जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो ये आपकी लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, या उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, जिनके बीच क्या होता है, कालांतर हमेशा नियत रहे, नियत मतलब इक्वल, बराबर। ठीक है, अगला देखिए, दो कला संबद्ध स्रोत से हम स्थायी यानी कि आप बोल सकते हैं सस्टेन्ड, तो यहां पर व्यतिकरण क्या होता है, स्थायी व्यतिकरण प्रतिरोध प्राप्त होता है। ठीक है ना, प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे स्रोतों को किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहां पर थ्योरी का क्वेश्चन है, कार्यफलन वर्क फंक्शन। चलिए, कार्यफलन क्या होता है समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित है। तो देखिए, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। सामान्यतः इसको W से व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका रीजन क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझिए। मान लीजिए कोई आपके पास एक धातु का टुकड़ा है, ठीक है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है इस धातु के टुकड़े में। अब यहाँ पर आप यहाँ से कोई परावैगनी या प्रकाश आप डाल रहे हैं इसमें। अब जो ये आने वाला इसमें प्रकाश है, ठीक है ना, ये धातु का टुकड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहां से हम लोग प्रकाश इसमें डाल रहे हैं। अब इस प्रकाश की इतनी आवृत्ति होनी चाहिए, न्यूनतम आवृत्ति मतलब इतनी ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम जो भी है, कि वो इस प्रकाश जो भी प्रकाश आ रहा है इस धातु से इन इलेक्ट्रॉनों का वो उत्सर्जन करा दे, यानी कि पृष्ठ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इसे बोलते हैं इस उत्सर्जन। तो यहाँ पर जो प्रकाश की आवृत्ति होगी, न्यूनतम आवृत्ति, वही होती है उसकी कार्यफलन या देहली आवृत्ति, इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी परावैगनी भाग में। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो लाइमन श्रेणी होती है इसमें भैया यहाँ पर परावैगनी भाग में ये पड़ती है। ठीक ना, हमने कौन कौन सी श्रेणी आपको पढ़ाई है, तो लाइमन श्रेणी पढ़े हम लोग, बामर श्रेणी पढ़े हैं, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये सारी श्रेणियां हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा, काफी ये इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, समन्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो भैया ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन की जैसे यहाँ पर 3 आपके इस प्रकार से न्यूट्रॉनिक हो गए समन्यूट्रॉनिक, इसी प्रकार से लिथियम में, बेरिलियम में, ये सभी आपके समन्यूट्रॉनिक होते हैं। अगला यहाँ पर है, अर्धचालक क्या होते हैं और किसी एक अर्धचालक का नाम बताइए। तो वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है, उन्हें बोलते हैं अर्धचालक, जैसे कि जर्मेनियम। ठीक है, तो पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से।
अगला 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। तो यह इलेक्ट्रॉन का पथ हमेशा वृत्ताकार होता है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, वैद्युत फ्लक्स की से क्या तात्पर्य है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक बताइए। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंब जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। मतलब कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र है और इससे अभिलंब जो गुजरने वाली बल रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, वैद्युत फ्लक्स, बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है ना। और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो फाई ई से, ठीक है ना, फाई ई से डिनोट करते हैं और यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा E इंटू ए, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन आपके लिए देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। और इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हम लोग और भी काफी सारे कंटेंट आपके लिए बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तो चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।